पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक जाना है तो न्यूजीलैंड को आज हर सूरत हराना है। कीवीज भी मान रहे हैं ग्रीन शर्ट्स को आसान नहीं लिया जा सकता। वर्ल्ड कप रिकॉर्ड में भी शाहीनों का पलड़ा भारी है। नई मुसाफिर ट्रेनों की जरूरत अपनी जगह, लेकिन रेलवे अफसरान शेख रशीद के ज्यादा ट्रेनें चलाने के हक में नहीं। दहाइयों पुराने ट्रैक्स पर एक हद तक ही मजीद बोझ डाला जा सकता है। और दुनिया में कव्वाली को नई पहचान दी। राहत फतेह अली खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज डॉक्टरेट की डिग्री देगी। पाकिस्तान के लिए भी एजाज है। There you go। राहत फतेह अली खान वैसे तो बहुत से एजाज़ात पाकिस्तान के लिए लेके आ चुके हैं, लेकिन दिस इज वन मोर फेदर इन हिज कैप। और तो अब हम इनको क्या करेंगे? डॉक्टर कहा करेंगे? डॉक्टर राहत फतेह अली खान साहब, उस्ताद डॉक्टर उस्ताद राहत फतेह अली खान। डॉक्टर प्रोफेसर, यानी उस्ताद तो प्रोफेसर ही हो जाता है ना, लेकिन उस्ताद उस्ताद होता है, प्रोफेसर प्रोफेसर होता है। और क्या ज़बरदस्त बात है कि आपकी इतनी अचीवमेंट्स हों कि दुनिया की कोई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी आपको रिकग्नाइज करे और डॉक्टरेट देना चाहे। अच्छा जी, ऑलरेडी कल से आपको पता है मुझे आज के मैच की एक्साइटमेंट शुरू हो गई थी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, टेंशन, एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी सब कुछ मिक्सचर हो रहा है। मुझे यूजुअली चीज़ों की टेंशन होती है। तो एनीवे आपको बताते हैं जी कि क्या हो रहा है आज। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। ही इज विटनेसिंग ऑल द वर्ल्ड कप, वहीं पे मौजूद हैं। वसीम भाई बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम अब तक वर्ल्ड कप का एक भी मैच नहीं आ रही है। बड़ी टेंशन सी हो रही है वैसे सोच के। नाकाबिल शिकस्त है उनकी टीम में। ऐसी क्या खास बात है जिसमें भी हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम कुछ सीख सकें? उनकी टीम का बैलेंस अच्छा है, उन्होंने पूरा प्लान करते हैं। वर्ल्ड कप से पहले माइकल क्लार्क से मेरी बात हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया के जो एक्स कप्तान हैं, वो कह रहे थे कि जब वो वर्ल्ड कप की तैयारी करते हैं 1.5 साल 2 साल पहले शुरू करते हैं। और सेम विद न्यूजीलैंड, ये वही प्लेयर हैं जो पिछले साल 2 से खेल रहे हैं। सो दे आर कॉन्फिडेंट, उनको पता है कि उनकी जगह है टीम में, और सेटल टीम है। सेटल जिसे कहते हैं, हर एक को उनका रोल पता है, लास्ट मिनट पे चेंजेस नहीं होती। दैट्स व्हाई दे आर सो कंसिस्टेंट। और हर टीम, पाकिस्तान टीम को ये याद रखना चाहिए, हर कोई भी टीम सारे मैच नहीं जीत सकती। कहीं ना कहीं दे गॉट टू हैव अ बैड डे। वसीम, आपने उनकी ख़ास बातें पॉइंट आउट करते हुए लगता है कि हमारी जो खामियां हैं और जिन चीज़ों पे शायद हम तवज्जो नहीं देते, मतलब फॉर इंस्टेंस 1.5 साल से ऑलरेडी इन मैचेस की तैयारियां हो रही हों, वो भी आपने बड़ी अच्छी तरह पॉइंट आउट कर दी है। ये बताएं कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराना है तो क्या टीम में कोई तब्दीली लानी होगी, या जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ ऑब्वियसली हम जीते थे तो वो जीतने वाली टीम जो थी वो सेटअप सारा ही खिलाएंगे? देखिए, जब टीम आपकी जीतती है तो फिर तब्दीली नहीं होती, बिकॉज पाकिस्तान टीम में कॉम्बिनेशन ठीक लगा इस मैच में और बड़ा अच्छा मैच जीते। ऑल दो फील्डिंग इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। 14 कैच हम ड्रॉप कर चुके हैं और 7 कैच हमने कल ड्रॉप किए परसों साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो फील्डिंग थोड़ा हमारा वीक पॉइंट है इनके खिलाफ, और मेरा नहीं ख्याल कुछ चेंजेस होनी चाहिए इस टीम। अच्छा वसीम भाई, बर्मिंघम में चांस भी है कि मैच बारिश से मुतासर हो सकता है एक बार फिर। पाकिस्तान और भारत का मैच भी आपको याद है बारिश से मुतासर हुआ था और अक्सर नुकसान ही हुआ था भारत को। तो इसके लिए अब क्या हमें कोई खुसूसी तैयारी रखनी चाहिए? देखिए, बारिश तो कंट्रोल में नहीं है ना, पर इनके ज़हन में होना चाहिए बारिश हो ना हो, यू कांट कंट्रोल इट, एंड इट्स नॉट योर, आपकी वो हेल्प भी नहीं है कि अब तो ऊपर वाली की है कि बारिश हो ना हो। सो आपका फोकस होना चाहिए प्लेयर्स का कि हमने जाना है, मैच होगा हमारा, हम पूरा मैच खेलेंगे, और चाहे कम ओवर भी हो, कम ओवर होंगे तो पाकिस्तान का फायदा है मेरे ख्याल में। That is so true. Best of luck to पाकिस्तान टीम हम कहेंगे। साबिक कप्तान बस बात कर रहे थे। Let us quickly move on, एक और पर्सपेक्टिव भी लेते हैं, और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे भी यही हम पूछेंगे, अभी वसीम अकरम से भी बात हो रही थी कि पाकिस्तान के सामने इस टूर्नामेंट की अब तक की जो बिल्कुल अनबीटेबल टीम रही है न्यूजीलैंड, वो आ रही है। तो पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए सबसे पहले तो मोरल जो है अपना वो ज़बरदस्त रखना होगा। इसके लिए क्या मशवरा देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चांस नहीं गलती का, तो हमें ऐसी टीम खिलानी है, ऐसी परफॉर्मेंस देनी है, ऐसी हिकमत अमली बनानी है जिससे पाकिस्तान ये मैच जीत जाए। देखिए, अगर जीतेंगे नहीं, जहां हम मैच हारे हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और ये थैंक्स टू श्रीलंका के उन्होंने इंग्लैंड से मैच जीता, अदरवाइज़ अगर वो ना जीते तो मेरा ख्याल हम ऑलरेडी बाहर हो जाते। तो अभी तक जो हमें मौका मिल रहा है वो दूसरों की वजह से मिल रहा है। हमें अपनी परफॉर्मेंस बेहतर
करनी है ताकि हम अपने बलबूते पे आगे जा सकें। तो ऐसी टीम बनानी है और इसके लिए सरफराज को और कोचिंग स्टाफ को बहुत अच्छी टीम खिलानी है। और मेरा ख्याल है कि ये पिछले मैच वाली खिलाएंगे, चेंज नहीं करेंगे और फील्ड में अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, चेंजिंग अच्छी करनी पड़ेगी, बैटिंग को थोड़ा और इम्प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि देखें जिस टीम के पास बॉलिंग अच्छी होती है ना वो जीती और 300 रन तो वैसे ही बन जाते हैं। तो आपको थोड़ी सी और बैटिंग बेहतर करनी होगी ताकि आप 350-340 रन तक बना सकें। भाई ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड से जीतने के लिए वैसे तो हम यही कहते हैं कि टीम एफर्ट की ज़रूरत है, हर खिलाड़ी को अपना हिस्सा डालना होगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी राय जाने, आपके ख्याल में कौन सा वो खिलाड़ी है जो मौसर हथियार बन के आज के मैच में न्यूजीलैंड के सामने डट सकता है? देखिए मेरी तो अगर दिल से पूछें तो सबको ही करना चाहिए ताकि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा तो आगे 2 मैच मिलेंगे। अगर ये मैच खुदा न खास्ता अगर हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस नहीं दी, अगर हार जाते हैं तो फिर आगे 2 मैच बस हमने खेलने हैं, उसमें कोई हार जीत का कोई इतना वो नहीं होगा। पर इज़्ज़त बचाने के लिए मैच खेलने पड़ेंगे क्योंकि हम बाहर हो जाएंगे। तो हमें हर प्लेयर को हमें भी देखना है कि वो सारे परफॉर्म करें और उन्हें भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर हमारा करें और ताकि ये मैच हम जीत सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, रन्स मशीन। और हम यही कहेंगे वंस अगेन गुड लक पाकिस्तान टीम, और हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं, हमारी नेक ख्वाहिशात सब अपनी टीम के साथ हैं। होपफुली इंशाल्लाह। आई वुड लाइक टू ऐड एंड से कि एटलीस्ट इफ नथिंग एल्स गिव अस अ गुड मैच। मतलब हमेशा पाकिस्तान को एतराज़ ये होता है कि एक मुकाबला टफ होना चाहिए, हारना जीतना नेचुरली नोबडी कैन प्रेडिक्ट, और वो आप जितना भी कर लें वो फिर जो भी एंड में निकलता है वो निकलता है, लेकिन एटलीस्ट टफ कंपटीशन तो दें अगले को। तो लिहाजा व्हाट वी आर होपिंग फॉर इज अ वेरी गुड मैच टू वॉच, और ये ना लगे कि बिल्कुल ही लॉपसाइडेड या वन साइडेड था, अनलेस वो साइड हमारी हो। माशाल्लाह पाकिस्तान टीम जो है ना, वैसे तो हमें बड़ा प्यार है इनसे, लेकिन हार्ट अटैक देने में नंबर 1 है। अब हमेशा ऐसी सूरत हाल होती है कि हर मैच अब देखें जैसे कि नॉकआउट बन चुका है, हम हर मैच जीतेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, और आज का मैच जीतना तो तकरीबन हम समझ लें इसको क्वार्टर फाइनल की सूरत हाल इख्तियार कर गया। वी हैव टू विन दिस मैच। तो लिहाजा उसी माइंडसेट के साथ आप जाए ग्राउंड में थिंकिंग कि दिस इज इट, इसके अलावा और कुछ नहीं, अब ये तो जीतना ही है। एक ही ऑप्शन रखनी चाहिए ज़हन में, ऑल यू नो दीस मैचेस वन मैच एट अ टाइम। हाँ, एक ही ऑप्शन रखें ग्राउंड में उतरते हुए कि ये मैच जीतना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा जी, एक और स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में आपको कुछ बताते हैं कि कितने क्विकली अच्छे दिन जो होते हैं वो बुरे दिन भी बन सकते हैं, और आपको बताएं किसकी बात है जी। ये 6 मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले जर्मनी के माया नाज फॉर्मर टेनिस स्टार बोरिस बेकर, इनको आपने देखा भी होगा, नाम तो ऑब्वियसली सुना ही होगा। उनकी ट्रॉफीज, मेडल्स, घड़ियों समेत दीगर तोहफे जो है वो ऑनलाइन नीलामी के लिए पेश कर दिए गए हैं, और ये नीलामी वाइल्ड्स हार्डी नामी वेबसाइट पर 11 जुलाई तक जारी है, इन केस यू गाइस आर इंटरेस्टेड। और नीलामी से हासिल करदा रकम जो है वो बोरिस बेकर का कर्ज उतारने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। जर्मन टेनिस स्टार का कारोबार जो है उसमें नुकसान उनको हुआ है, और निजी जिंदगी में नाकामी की वजह से करोड़ों डॉलर्स के कर्ज में डूब चुके हैं, और अदालत ने उन्हें दिवालिया यानी बैंकरप्ट करार दे दिया है। तो ही हैज टू सेल ऑल हिज ट्रॉफीज, हिज मेडल्स। मतलब क्या इन्होंने जान मार के ये चीजें, जिंदगी का असासा है। हाँ, उसको अपने बच्चों से अपेरेंटली ज्यादा बास प्लेयर से हमारी बात हुई तो ये ट्रॉफीज और ये जो रिवॉर्ड्स होते हैं अजीज होते हैं, लेकिन अब ही हैज टू सेल देम ऑल ऑफ, क्योंकि जाहिर है हालात एक जैसे नहीं रहते, किसी के भी हालात एक जैसे नहीं रहते। दिस इज वंस अगेन देयर इज अ लेसन टू बी, एग्जैक्टली अ लेसन टू बी लर्नड हियर। तो हमने कहा वैसे ही आपको बता दें कि जितने भी आप सक्सेसफुल हो जाएं, और एट वन टाइम बोरिस बेकर मतलब ऐसी चीज थे कि वो ही वाज अनबीटेबल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और सारी ट्रॉफीज और इंडोर्समेंट्स और दौलत, एंड यू कैन आल्सो इमेजिन कि और क्या क्या चीजें होंगी। ही हैड टू गिव अप एवरीथिंग। अच्छा जी, डॉक्टर साहब जिनका हमने डॉक्टर साहब उस्ताद प्रोफेसर साहब हम जिनका जिक्र कर रहे हैं, हम उनकी बात करेंगे। टू वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से उस्ताद राहत फ़तेह अली खान को आज लंदन में कव्वाली और मौसीकी में नुमाया खिदमत अंजाम देने पर डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से नवाजा जाएगा, और आज अगर मैच भी जीत जाएं तो इंग्लैंड में ही मौजूद होंगे राहत फ़तेह अली खान। माशाल्लाह वो राहत फ़तेह जिनको जैसे हम देखते हैं वो बिल्कुल लग ही नहीं रहे, बड़े स्मार्ट से लग रहे हैं। अच्छा जी, आपको बता दें कि तकरीब से पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के चांसलर की जानिब से उस्ताद राहत फ़तेह अली खान के एजाज़ में शाइया दिया गया, और उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने यूनिवर्सिटी चांसलर का शुक्रिया भी अदा किया। जरा सुनिए। खान साहब, कैसा लग रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की द नाइट बिफोर जो आपकी कल सेरेमनी से पहले जो रिसेप्शन है, हाउ डू यू फील? Obviously,
बिट नर्वस एंड एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा हाई है, तो इट्स अ बिग डे, इट विल बी बिग डे फॉर अस। Ansab, you perform to hundreds and thousands. You're not. हेलो। ऑक्सफोर्ड जाने के दिल करने लगा, इतनी खूबसूरत पीछे से खूबसूरत यूनिवर्सिटी जगह है लग और रही थी। राहत गवर्नमेंट फतेह कॉलेज की- लाहौर याद आ गया वैसे मुझे देख के। मतलब राहत साहब भी साथ हों और साथ कुछ गाने शाने भी चल रहे हो, मौसम भी अच्छा हो, क्या ग्राउंड्स भी ज़बरदस्त किस्म की हैं। वेरी नाइस। एनीहाउ उस्ताद राहत फतेह अली खान का कहना था कि इंसान अगर सच्ची लगन मेहनत से काम करे तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। हमारे ख़ानदान ने इस फन की आबियारी में कई साल लगाए हैं, 600 साल से हम कव्वाली गा रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इनका एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, टोटली मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, और रेलवेज की आजकल बड़ी बातें हो रही हैं। इनफैक्ट सुबह भी अब्दुल्ला आप भी कुछ जी पता कर हम रहे थे। हमारे कुछ टीम मेंबर्स डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि जब से माशाल्लाह इतना एयर फेयर एक्सपेंसिव हो गया है, अगर आपके ज़्यादा फैमिली मेंबर्स हों, 6-8 लोगों ने जाना हो, किसी शादी वगैरह में जाना हो पर्टिकुलरली, बड़ा मुश्किल हो जाता तो है बड़ा actually। मुश्किल हो जाता है लाहौर कराची बाय एयर ट्रैवल करना। तो लोग कहते हैं कि चलो अगर खानदान सारा जा रहा है तो एक ट्रेन करा लेंगे, ढेर सारे लोग उसमें बैठ के एंजॉय भी करते लेकिन जाएंगे और एक्चुअली जाएंगे भी। हो क्या रहा है इस पूरे डिपार्टमेंट में, इस पूरी मिनिस्ट्री में, थोड़ा सा उसका अपडेट आपको देना चाहते हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन को वापस लाएंगे, रेलवे अफसरान की मुखालफत के बावजूद नई ट्रेनें चलाएंगे और किराया भी बढ़ाएंगे। शेख रशीद रेलवे को जिस तरह चला रहे हैं कुछ अलग ही सोच है। आपको बताएं कि 2 रोज़ पहले वजीर रेलवे ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे को बताया कि रिटायर्ड ड्राइवर्स को दोबारा रखने पर गौर कर रहे हैं। इसके लिए वजीर आज़म से इजाज़त लेंगे, और इस पर चेयरमैन कमेटी ने कहा कि रिटायर्ड ड्राइवर्स को ट्रेन कैसे दोबारा चलाने देंगे, इनसे ट्रेनें दोबारा चलवाना ख़तरनाक है। और इससे पहले शेख साहब खुद कह चुके हैं महकमे में कोई नई ट्रेनें चलाने के हक में नहीं था, लेकिन वो मज़ीद ट्रेनें चलाएंगे। फ्रेट 3 ट्रेनें बढ़ानी हैं, मेरे पास पैसेंजर में एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। मैं सारा रेलवे से मैंने लड़ाई लड़के ये 40 ट्रेनें चलाई हैं, कोई रेलवे जो है ट्रेन पैसेंजर चलाने के हक में नहीं थी। कहते हैं कोच ही को खाली नहीं छोड़ी, कोई पाकिस्तान रेलवे का अफसर ये पैसेंजर ट्रेनें चलाने के लिए तैयार नहीं था। दुनिया में कई पैसेंजर ट्रेनों से नफ़ा नहीं होता, और अगर मैंने इसको आगे भी लेके जाना है तो 100 रुपया जो है या 6% जो है ये मजबूरी है। जनाब शेख साहब गरीबों के हामी हैं, मगर गरीबों की सवारी के किराए कई बार बढ़ा चुके हैं और 1 जुलाई से मजीद ये किराए बढ़ाने जाने की बात हो रही है। साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने कौमी असम्बली में वजारत का खूब पोस्टमार्टम किया, ये भी सुनना ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी फॉल कर गई है, लोग आपकी जान को रो रहे हैं। रोज हादसा, मेरे दौर में भी हादसा होते थे, मगर आपकी पॉलिसी ठीक है। अलवी साहब को और इमरान साहब को खुश करने के लिए आपने ट्रेन चलाई, आपने 10 नई ट्रेन चलाई, 7 उसमें से खसारे में है। आप हमें गलत फिगर देते हैं, मैंने फिगर पकड़ लिया और कहा 20 करोड़ का खसारा हो चुका है। चलती ट्रेनों की बोगियां उतारी हैं और जो नए इंजन हम छोड़ आए थे वो जोड़ के नई ट्रेनें चला दी। आप 10,000 या 12,000 जॉब्स दे रहे हैं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। पेंशनर्स को और रेलवे के मुलाजमीन को अदायगियां नहीं की जा रही। और थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि इससे पहले शेख साहब ये भी कह चुके हैं कि अगर वो रेलवे का खसारा कम ना कर सके और इसे मुनाफा बख्श इदारा ना बना सके तो वज़ीर आज़म इमरान खान से कहेंगे कि उन्हें कोई और वजारत दे दी जाए। आज पाकिस्तान रेलवे में अल्लाह के फजलो करम से अगर मैं नफा ना ला सका और अगर खसारा ना कम कर सका, मैं इमरान खान को कहूंगा कि मुझे किसी और वजारत में भेज दे। शेख साहब ने नाकामी की सूरत में वैसे अपनी जो सज़ा तजवीज़ की है वो भी उनकी पॉलिसियों की तरह निराली सी है। सवाल ये है कि शेख साहब तो दूसरी वजारत को प्यारे हो जाएंगे, मगर पाकिस्तान रेलवे में जो मसाइल छोड़ जाएंगे उनका जिम्मेदार कौन होगा। वैसे ये कमाली मंतक है कि अगर मैं इसमें नहीं काम कर सका तो चलिए मुझे दूसरी वजारत दे दीजिएगा, लेकिन वजारत जरूर दीजिएगा प्लीज। पूछ भी सकते हैं हम उनसे, यही बात हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद, उनसे बात करते हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। शेख साहब सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे जिसके बारे में हम जिक्र भी कर रहे थे कि 8,000 नई मुलाजमतें रेलवे में निकाल रहे हैं, इसके लिए तरबियत याफ्ता वर्क फोर्स क्या रिटायर्ड मुलाजमीन की ही बनाएंगे? दूसरा, क्या माली मुश्किलात का शिकार महकमा रेलवे ये नया माली बोझ बर्दाश्त कर पाएगा? 8,000 मुलाजमतें नौजवान लोगों की ले रहे हैं, इसमें कोई रिटायर आदमी नहीं ले रहे, और ये बेसिक ज़रूरत है रेलवे की और इस्टेब्लिशमेंट की मजदूरी से ले रहे हैं। सिर्फ फैसला ये हो गया कि अब इसका बैलेट होगा
और इंशाअल्लाह ताला हमने रेलवे को बुहरान से निकाला है, 5 साल में निकाल के बताएंगे निकाला है। जब हम आए थे 82 रुपये का आयल था, आज 116 रुपये का है। 6 अरब रुपया हमें ये ज़्यादा बोझ पड़ा है। इसके बावजूद गरीब की जब भी अपॉइंटमेंट होती है लोग बातें करते हैं। मैंने आज़म साहब से दरख्वास्त की है कि रेलवे का 1 ग्रेड बढ़ाएं, और मैं इंशाअल्लाह ताला यही नहीं TLA के तमाम मुलाजमीन को भी 3-4 हज़ार वो हैं, ये 10 हज़ार हो जाएंगे। TLA के भी तमाम मुलाजमीन को कंफर्म करूँगा, और इसका बोझ ये 1 से 5 ग्रेड के लोग हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो 1 से 3 ग्रेड के लोग हैं उसका बोझ और सारा मिला के 70-71 करोड़ रुपया होगा, जिससे रेलवे मरेगी नहीं। रेलवे इंशाल्लाह और अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी और कोई बोझ नहीं होगा। सोच समझ के किया है। अभी हमारे पास 22,000 लोगों की गुंजाइश है। ML1 आ गया, 1 लाख लोगों को इंशाल्लाह और रोज़गार दूंगा, और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं फुल टाइम रेलवे को दे रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, और सारा रेलवे के अफसरान और रेलवे के मजदूर मेरे साथ कोऑपरेशन में। शेख साहब, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग फॉर अस। आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने जब से ये वजारत दोबारा संभाली है, कई नई ट्रेनें चलाई हैं और अब मज़ीद चलाने वाले हैं, तो जबकि आप खुद मानते हैं कि रेलवे अफसरान इसके हक में नहीं हैं, फिर क्या मजबूरी है कि नई ट्रेनें चलानी ही हैं? जो एग्जिस्टिंग निज़ाम है उसको बेहतर कर लें। सारे रेलवे में एक अफसर हामी था, 34 ट्रेनें चलाई हैं जी। मुझे गरीब का दर्द है, मैं गरीब की आवाज़ हूँ। हर हुकूमतों में शुगर माफिया की आवाज़ होती है, आफ्टमा की आवाज़ होती है, और स्टॉकिस्ट की आवाज़ होती है, बिल्डर की आवाज़ होती है। मैं गरीब की आवाज़ हूँ। मैंने 34 ट्रेनें चलाई हैं, और मैं इस कौम के सामने दुख भरी दास्तान सुबह सुबह आपको सुनाना चाहता हूँ। जो नई ट्रेनें चलाई हैं इसमें बाज़ की आकोपेंसी रहमान बाबा की 160% है। सिंध में 10 साल इन्होंने ट्रेन नहीं चलाई। शाह अब्दुल लतीफ़ की 100 सीटों पे 140 लोग बैठे हुए हैं। सक्खर एक्सप्रेस, और इसके अलावा 34 की 34 ट्रेनें, 4 थोड़े से खसारे में थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 10-10, 5-5 रुपए के बेचारे खसारे से क्या इस हुकूमत, जहाँ अरबों रुपए लोगों ने लूटे हैं, डाकू करप्ट लोग जिन्होंने 6,000 अरब रुपए से जनाब 30,000 अरब रुपए पे कर्जा पहुँचाया, वो ये रड़क रहा है। There has to be a strategy as well, शेख साहब। मतलब है कि अंधाधुंध ट्रेनें चलाना भी किसी सूरत हाल का हल नहीं होता। रेलवे हादसा, ट्रेनों के ट्रैक से उतरने के वाक़यात भी पिछले चंद माह में बढ़ गए हैं। क्या रेलवे में जवाबदही का सिस्टम कोई है सर? कोई सज़ा जज़ा का मामला नहीं है? जिम्मेदारों का पता तो लगना चाहिए कौम को, क्योंकि बड़ी एट स्टेक होती है लाइफ। अगर इस तरह के हादसा मामूल का हिस्सा बन जाएँ तो बड़ा डर लगता है फिर ट्रेन में बैठने से भी। फर्स्ट टाइम रेलवे की तारीख में जिम्मेदारों को सज़ा देने जा रहे हैं। किसी ने 2013 से लेकर सज़ा नहीं दी, इंक्वायरियाँ नहीं की। फर्स्ट टाइम लोगों को 8 अरब रुपए के सिग्नल का प्रोग्राम छोड़ के गया था, 32 अरब रुपए पे हो गया, और उनको नैब में पकड़े गए हैं और मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। सिग्नल ML1 इज़ द ओनली सोल्यूशन। ML1 आ जाएगा, फिर आप मुझे पूछ सकते हैं। ML1 में स्पीड 120 से 160 रखी है, और ट्रेनें चलाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह को मंजूर हुआ। और मेरा ये कौम से वादा था, मेरे 3 ख्वाब थे। 14 साल पहले मैंने ML1 पे दस्तखत किए थे, और मैंने अपने जेब के इश्तहार से कौम को सारे प्रिंट मीडिया में बताया कि भाई 14 साल पहले मैं ML1 पे दस्तखत कर रहा हूँ। आज PC1 प्लानिंग में दे दिया है। इंशाअल्लाह 2-3 महीने में इसका एक्नेक्स अप्रूव हो जाएगा। और मैंने ली फॉन्ग का, मैं वज़ीर मेहमानदारी था, प्राइम मिनिस्टर चाइना, उसका बेटा वज़ीर है ली शू फॉन्ग, उसने कबूल कर लिया है कि नवाबशाह रोडी जो सबसे ज़्यादा ख़राब इलाका है, और जेलम गुजर खान में ये कलर कार की पहाड़ियाँ, इस पर काम शुरू किया जाएगा। 3 सूबों में कर रहा हूँ। राइट शेख साहब, एक और सवाल अगर आप माइंड ना करें, हमने सोचा था जब आप हमारे साथ होंगे आपसे ज़रूर हम ये पूछना चाहेंगे कि रेलवे का निज़ाम ना चला पाने पर आपने अपनी सज़ा खुद ये तजवीज़ की कि वजारत बदल दी जाए। मतलब ये तय है कि अब आप काबीना से मुस्ताफ़ी किसी सूरत नहीं होंगे, नाकामी की इतनी सज़ा ही काफ़ी है? देखिए, मैं 7वीं 8वीं दफ़ा वज़ीर बना हूँ। वजारत मेरा शौक़ नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई काम नहीं है। या मैं अपोजिशन कर सकता हूँ, या हुकूमत के अंदर बैठकर लोगों की खिदमत कर सकता हूँ, या लोगों की फ़िक्री तरबियत कर सकता हूँ। मैं पहले ऐलान कर चुका हूँ कि 3 मेरे ज़िंदगी के ख्वाब हैं, सारे पाकिस्तान को पता है। नाला लई प्रोजेक्ट है, ML1 है, माँ बच्चा हॉस्पिटल है। नाला लई पर
पैसे रखे गए हैं, उसका फ़ौरन काम जो है वो PC1 बन गया है, माँ बच्चे का काम शुरू हो गया है और ML1 लास्ट स्टेजेस पर है। ये तीनों काम होने के बाद मैं सियासत से रिटायर हो जाऊंगा। वजारत ना मेरी कमज़ोरी है, ना मैंने किसी को कह के मांगी है कि मुझे रेलवे दे दी जाए। जहाँ प्राइम मिनिस्टर ने दी वहाँ मैं काम कर रहा हूँ और मैं ज़मीर का कैदी हूँ। जिस दिन मैंने समझा कि मेरी ज़िम्मेदारी सही तौर पर अदा नहीं हो रही तो मैं बोझल वज़ीर नहीं हूँ जनाब, बेफिक्र हैं आप। 3 मेरे प्रोजेक्ट हैं, नाला लई, माँ बच्चा अस्पताल, ML1, उसके बाद मैं होने जा रहा हूँ, किसी को फिक्र नहीं होनी चाहिए। चलें, गुड लक विद ऑल दीज प्रोजेक्ट्स। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लेकिन शेख साहब कुछ सजेशंस आप आवाम से भी लिया करें। मेरा ख्याल है बहुत बेहतर है कि अगर हर रेलवे स्टेशन पे एक सजेशन बॉक्स अगर बना दें जिसको फिर देखा भी जाए और आप उस सजेशन बॉक्स में से जो सजेशंस आए उनको खुद मॉनिटर करें, उनको खुद पढ़ें। कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अगर आप एक हफ्ते में किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन से, छोटे रेलवे स्टेशन से एक बॉक्स जो आप कह रहे हैं वो कंप्लेंट्स या सजेशंस का, वरना सोशल मीडिया इज सच अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। अब तो आपको पता है कि एवरीबडी हैज़ अ स्मार्टफोन, एवरीबडी इज़ वेरी रिसोर्सफुल ऑन देयर फोन। तो ये भी बड़ा एक अच्छा तरीका है। अगर आप इस किस्म की कोई चीज़ डिवाइस करते हैं तो यकीनन ये भी बहुत ही अच्छी साबित होगी। बिकॉज़ वी हैव सम गुड सजेशंस द अदर डे कि उस दिन मैं किसी को लेने के लिए गया कराची कैंट रेलवे स्टेशन पर, और आप यकीन मानिए सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस बात से बड़ा डर इस बात से लिटरली मुझे खौफ आ गया कि आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। जितना सामान जा रहा है बगैर चेकिंग के जा रहा है, ज़्यादातर सामान आप लेके चले जाएं, बैग रख, कोई किसी को कुछ नहीं पता यहाँ कौन आ रहा है, क्या लेके आ रहा है। और फिर वो एक इंस्टेंट कंपैरिजन हो जाता है ना कि बाय एयर जब आप फ्लाई करते हैं, डोमेस्टिक भी कर रहे हो, तो देयर इज़ लाइक एक्यूट किस्म की एक सिक्योरिटी चेक और लाइनअप होता है जिसके थ्रू आपको गुजरना होता है और आप फील बेहतर करते हैं कि एटलीस्ट आई एम इन द राइट प्लेस। ट्रेन स्टेशंस, ट्रेनों के साथ वो नहीं है, तो शायद इट इज़ अबाउट टाइम के वो भी निज़ाम जो है वो सेट कर दिया जाए। लगा हुआ था उसके साथ जो बंदा बैठा हुआ था वो लिटरली, मैं आपको आंखों देख हाल बता रहा हूँ, वो सो रहा था। एक दफ़ा मैं वॉक थ्रू गेट से गुजरा, उसके बाद मैंने देखा ये तो लोग जितने भी जा रहे हैं वॉक थ्रू गेट के साथ जो एक दरवाज़ा खुला हुआ है उसमें से जा रहे हैं। हाँ, मतलब वो फिर देखते नहीं है। आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। कुछ सीन ही नहीं है। चलिए शेख साहब, आपको हमने ये भी बता दिया है तो इस पे भी इंशाल्लाह काम हो जाएगा। लेट अस मूव ऑन। और खुशखबरी, अब एक्चुअली हम पहले भी आपको नॉमिनेशन का तो बता चुके हैं, लेकिन अब विन का भी बता दें। आपको पता है कि पाकिस्तानी अदाकार अहद रज़ा मीर अमरीकी तंजीम बेटी मिचेल अवार्ड्स, यही था ना, बेटी मिचेल अवार्ड्स जीतने में कामयाब हो गए हैं। जब नॉमिनेट हुए थे तो तब हमने बताया था, अहद हमारे शो पे भी आए थे, तब हमने जिक्र भी किया था उनसे। अब उन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। अहद रज़ा मीर को कनाडा में पेश किए जाने वाले थिएटर ड्रामे हैमलेट ए गोस्ट स्टोरी में मरकजी किरदार अदा करने पर इस अवार्ड के लिए नामजद किया गया था। और ये अवार्ड हर साल बेहतरीन स्टेज और थिएटर ड्रामों के अदाकारों, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और दीगर शोबाजात को दिया जाता है। ये अवार्ड अमेरिका की मारूफ ड्रामानिगार, अदाकारा और हिदायतकारा बेटी मिचेल की याद में एक्चुअली दिया जाता है, जिन्होंने 1936 से लेकर मरते दम तक फ़नून लतीफ़ा से में खिदमत अंजाम दी। वो परफॉर्मिंग आर्ट से वाबस्ता रहीं और ख्याल रहे कि हैमलेट ए गोस्ट स्टोरी थिएटर ड्रामे को रबा बरस 20 मार्च से 13 अप्रैल तक बरतानिया में नशर किया गया था। अहद रज़ा मीर ने इस ड्रामे में हैमलेट का किरदार अदा किया गया था। कनाडा में भी गालिबन ये नशर किया गया था और अहद की अक्रॉस द ग्लोब बहुत तारीफ़ हो रही थी। जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बड़ी तारीफ़ की थी। कनाडा में एक्चुअली ये पेश किया गया था और उन्हें बिल आखिर ये अवार्ड मिल भी गया है। ज़बरदस्त। और अगर आपको याद हो तो अहद जब हमारे शो पे भी आए थे तो उन्होंने बताया था कि वो जो भी ज़िंदगी में कर रहे थे, पढ़ रहे थे, बट ही न्यू कि वो एक्टिंग बग जो है वो उनमें है। और इस किस्म की रिकग्निशन अगर मिले और फ्रॉम ऑल अक्रॉस द बोर्ड, ऑफ कोर्स पाकिस्तान में तो वो रिकग्नाइज हैं ही, लेकिन बाहर के मुल्कों में भी, और थिएटर एक्टिंग जो कि बड़ी ही अनफॉरगिविंग होती है, आप सामने एक्ट कर रहे होते हैं, यू कैन नॉट, नो टेक्स, नो रीटेक्स, कुछ इस किस्म की चीज़ नहीं होती, उसमें अगर इतना आपको अवार्ड मिले तो बाकी। और एक्चुअली आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनकी वालिदा ने, उनकी अम्मी ने, जिनके बड़े लाडले भी हैं वो, ये ड्रामा देखा और वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे को नहीं पहचान पाई थी व्हेन ही वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। जब ये बात आ जाए तो एक्चुअली आप अदाकारी और परफॉर्मेंस का लेवल चेक करें, फिर वो कहते हैं कि मुझे यकीन हुआ था कि हाँ मैंने अच्छी अदाकारी की है, कि मेरी अपनी माँ मुझे नहीं पहचान रही।
जबरदस्त। ओके जी, जल्दी से आपको बता दें कि आपको पता है ना कि 18th लक्स स्टाइल अवार्ड्स होने वाले हैं और वो तो होने ही वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यू कैन बी अ पार्ट ऑफ देम। आप डिसाइड कर सकते हैं कि अवार्ड किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, इन 9 कैटेगरीज। तो लिहाजा 9 कैटेगरीज में व्यूअर्स चॉइस चल रही है, उस पर आप वोट कर सकते हैं। बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर और बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सारे अवार्ड आपके हाथ में। इसके लिए आपको लॉग इन करना है, वेबसाइट है इनकी www.luxstyle.pk, वहां पर अपना वोट दें और ये वोटिंग का आखिरी हफ्ता है। हाँ बिल्कुल, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए एंड में नहीं आपने ये कहना कि भाई ये तो हमारे तो जीते ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। यू हैव इट इन योर हैंड। एक और मसला जिसके बारे में मसला क्या है आपको, ये तो आपको जल्दी से बताते हैं। अहम ये खबर है, नंदीपुर केस में बाबर अवान बरी हो गए, राजा परवेज अशरफ पर केस बरकरार रहा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर कानून और तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान को नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट स्कैंडल केस में बरी कर दिया। साबिक वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी ने इस पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। सर, नंदीपुर केस में बाबर अवान साहब और आपके जो साबिक खिलाड़ी थे उन्हें बरी कर दिया गया और मौजूदा जो परवेज अशरफ साहब है उनका केस चल रहा है। इस तरह तो होता है, इस तरह का वो नहीं बरी होंगे तो कौन होगा। एक वाज़ेह पैगाम है हर इदारा की तरफ से, हर इस मुल्क में हुकूमत की तरफ से कि या PTI में या तहरीक इंसाफ में आए या जेल जाए। अगर कोई इल्ज़ाम लग सकता है वो ये है डिले का, और वो डिले का इल्ज़ाम जो है वो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री पे आता है। आज का फैसला में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को तो रिलीफ मिला, लेकिन बाकी सब को सज़ा मिला। इसी पे बात करते हैं मजीद। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एजाज सईद हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे। एजाज, बताइएगा सबसे पहले तो मुख्तसरन इस केस का बैकग्राउंड और कल जो फैसला आया है किस बुनियाद पर बाबर अवान साहब को बरी कर दिया गया और राजा परवेज अशरफ के खिलाफ ये केस आगे बढ़ाने का फैसला हुआ? अब्दुल्ला, अभी तफसीली फैसला आएगा तहरीरी, जिसमें ग्राउंड्स सामने आएंगी कि ग्राउंड्स क्या थी जिनकी वजह से बाबर अवान और जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी को इस से बरी करार दिया गया। यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में दरअसल नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट के हवाले से एक अहम फाइल थी वजारत पानी और बिजली की, जो कि जिसकी अप्रूवल देनी थी हतमी तौर पर तो कैबिनेट ने, लेकिन वो वजारत कानून में वेट होने के लिए आई, मगर वहाँ मुबैना तौर पर बाबर अवान ने जो सबके वजीर कानून थे उस फाइल को रोके रखा और इस डिले की वजह से जो प्रोजेक्ट है उसकी कास्ट में भी इजाफा हुआ और प्रोजेक्ट शुरू भी वक्त के ऊपर ना हो सका। और ये बड़ी हैवी कास्ट थी, बिलियंस ऑफ रुपीज में ये कास्ट थी, जो जिसकी वजह से ये इस डिले की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ा हुकूमत पाकिस्तान को। इस हवाले से मुख्तलिफ जो आला शख्सियात थी, ज़िम्मेदारान थे, उन्होंने उस वक्त बाबर अवान जो वजीर कानून थे उनसे रब्ता भी किया। बाबर अवान पे इल्जाम ये था कि शायद वो इस फाइल को डिले करके कुछ जो पावर कंपनीज हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से वो उनके साथ कोई किक बैक्स लेना चाहते हैं, ये इल्जाम था उनके ऊपर। तो इसी इल्जाम के ऊपर नैब ने ये केस बनाया था और नैब प्रोसिक्यूटर्स का ये भी ख्याल रहा है एक वक्त तक कि अगर इस केस में से बाबर अवान को निकाल देते हैं तो जो पूरा का पूरा रेफरेंस है वो गैर मौसर हो जाता है, बाकी लोगों को सजा नहीं मिलेगी। लेकिन कल जो बरीयत की दरखास्तें थी 5 मुल्ज़मान की, उनमें बहुत शुक्रिया आपका एजाज। तफसीली फैसला भी आना है, ग्राउंड्स तब ज़्यादा क्लियर वाज़े तौर पर हम समझ सकेंगे इस बारे में। एजाज, हम आपको लेते रहेंगे। अभी हम विल सी यू इन द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। समथिंग दैट इज गोइंग टू हैपन टुडे, उसके बारे में हम आपको अपडेट कर लें और बात भी करेंगे। ऑपोजिशन जमातों के अंदरूनी इख्तलाफात और नज़रियाती तब्दीलियाँ हुकूमत मुखालिफ तहरीक की राह में आड़े आ गई और मौलाना फजल रहमान की आज इस्लामाबाद में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नतीजा खेज हो मुश्किल लगता है। एक तरफ मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के बयानिए में फंसी है, तो दूसरी जाने पीपल्स पार्टी में भी बिलावल भुट्टो और उनके वालिद का लहजा अलग अलग है। दोनों जमातों ने APC की तारीख को आगे बढ़ाने की भी तजवीज़ दी, जो मौलाना ने रद्द कर दी। और आपको ये भी बता दें कि जमात इस्लामी और ANP पहले ही तहरीक शुरू कर चुकी है, मगर मौलाना बज़ाहिर अब भी पुरउम्मीद है।
और ताहम ऐसे में अपोजिशन का पुरसुकून रहना समझ में आता है, लेकिन इस बारे में और भी बात हो रही है। ये भी सुनिए कि क्या कहा गया मौलाना साहब की तरफ से। एपीसी के हवाले से बता दें, एपीसी के हवाले से क्या लाएमल अपनाएंगे? तो मुझे नहीं पता है, एपीसी फेल होगी। मौलाना साहब का एक अपना एजेंडा है और मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी को वो उस बात पे नहीं ला सके। पीपल्स पार्टी ने बड़ा वाज़े कहा है कि वो कोई हुकूमत की जिस तरह की तहरीक मौलाना चाहते हैं उस तरह नहीं चाहते, वो उस तरह की चाहते हैं। तो सूरत हाल ये है कि वो खुद कंफ्यूज हैं सारे के सारे, और वो उनको ये नहीं पता कि किस मामले में मफामत करनी है, किस मामले पे मफामत नहीं करनी। तो ये उनका मसला है। एपीसी तो बहरहाल इस तरह के हालात में ऑलरेडी नाकाम हो चुकी है, उस पर क्या बात करनी है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अपोजिशन एपीसी करे या हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाए, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। सराय के मुताबिक तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में इमरान खान का कहना था कि एनआरओ के लिए उनसे बराह रास्त राब्ता नहीं किया गया है। सबको मालूम है कि वो करप्शन केसेस पर समझौता नहीं करेंगे। अपोजिशन एहतजाज का शौक पूरा करे, कोई परवाह नहीं है। इसी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। थैंक यू राना साहब, आपने वक्त दिया। राना साहब, सबसे पहले तो ब्रेकिंग जो हमने इससे पहले दी, एपीसी के क्या मकासद हैं और क्या कामयाब हो सकती है, इस पे तो हम लेटर बात करेंगे। लेकिन ये बीएनपी मेंगल वाला जो मामला है, ये किन टर्म्स पे समझौता हुआ है? समझौता कहेंगे या हुकूमत बनाने में जो कामयाब हुई है, किन टर्म्स पे कामयाब हुई? देखिए, कल अख्तर मेंगल साहब ने कहा था उनकी सियासत का बुनियादी महवर जो है वो बलूचिस्तान है। उसके अलावा उनकी पार्टी की कहीं और प्रेजेंस नहीं है, और वो बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक पार्लिमानी कमीशन बन गया है जो कि बलूचिस्तान के अंदर जाएगा और वहाँ जाके देखेगा कि वहाँ के जो हालात हैं उनकी ज़िम्मेदारी बुनियादी तौर पे किसके ऊपर है, उन हालात की ख़राबी की, और वो सजेशन भी देगा और वो पावरफुल कमीशन होगा। उसकी रिकमेंडेशन पे अमल दरामद भी होगा, और वो जो इशूज़ इस वक्त बलूचिस्तान में एहसास महरूमी पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बलोच रहनुमा जो हैं आपसे नाला रहते हैं सेंटर से, उसको एड्रेस करेगा। तो ये एक डेवलपमेंट ऐसी है, मेरा ख्याल है कि उनका देरीना मसला था, तो ये एड्रेस हुआ, तो उसके बाद अपने आप को उन्होंने पुल आउट भी किया। और दूसरा मेरा ख्याल है कि उनकी एक इस वक्त वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके जो वोट हैं उनके ऊपर हुकूमत की बुनियाद है, बहुत क्रिटिकल है, बजट के ऊपर बहुत क्रिटिकल है। अगर हुकूमत बजट बिल नहीं पास कर सकेगी तो आपको पता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे वो सियासी दबाव भी कह लें, सियासी मसलहत भी हो सकती है, और उनका अपना ये कहना कि उनकी बातों को माना गया है, ये सारे फैक्टर्स कंबाइन करके इस नतीजे पे बेसिकली बीएनपी की जो बातें चल रही होंगी वो सेटिस्फाई हो गए हैं, तो लिहाजा उन्होंने डिसाइड किया दे आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एपीसी इन अ नटशेल। राना साहब, ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर नजरियाती डिवीजन है जिसका हम जिक्र भी करते रहे हैं, पीपल्स पार्टी से मुफाहमत और मुजामत की बात एक साथ की जा रही है। ऐसी सूरत में मौलाना फजल रहमान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में से क्या नतीजा निकाल पाएंगे, उनको क्या मिलेगा इसमें से? देखिए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का होना और उसके अंदर जो मुल्क की दो बड़ी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनकी भी मौजूदगी का होना, उसके अलावा जो आपका रिलीजियस राइट की एक बड़ी पार्टी है JUIF, उसका होस्ट करना इसको, फिर अवामी नेशनल पार्टी का होना, ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और इसके आपको एक तरह से इंडिकेशन है कि मुल्क के अंदर जो अपोजिशन है कंबाइंड प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही हैं। अभी उसके नताइज क्या होंगे, उसके फौरी ऑब्जेक्टिव हल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, अगर उनमें आपको ऐसा इबहाम नज़र आ रहा है कि वो क्लियर नहीं है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, क्या वो एजिटेशन की तरफ जाना चाहते हैं या क्या वो मुफाहमत की तरफ जाना चाहते हैं, तो प्रिसाइसली जब आप आल पार्टीज़, यही कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की अहमियत बढ़ जाती है कि इसके अंदर बैठ के आप एक नतीजे पे पहुँचें और आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके ऊपर आप बैठ के ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि क्या आइंदा का लाएअमल क्या होना चाहिए। लेकिन एक बुनियादी बात हुमायूं अब्दुल्ला क्लियर है कि जब से ये हुकूमत आई है इमरान खान साहब की, पहले दिन से आप देखें कि अपोजिशन ने रिजेक्ट किया इसको, और ऐसा बहुत कम हुआ है। पहले होता ये था कि कंडेम होता था वर्बली, ये पहली दफ़ा हुआ था कि जैसे इनकी हुकूमत बनी सारी अपोजिशन पार्टीज़ इलेक्शन कमीशन के बाहर चली गई, और उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि हम ओथ नहीं लेंगे। और उसके बाद 10 माह के अंदर जो कुछ हालात मुल्क के हुए
उसकी वजह से APC अब आ गई सामने, तो ये इनसिग्निफिकेंट नहीं है। बयानिया अपनी पार्टी के अंदर किसी का मुख्तलिफ हो सकता है, असल चीज़ ये है कि जब एक्शन का टाइम आएगा, अगर ये कॉल करते हैं कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एजिटेशन चलाएंगे, तो उसमें किसी का अगर लीडरशिप का बयानिया मुख्तलिफ होता है तो वो फिर एक हार्मफुल होगा अपोजिशन के लिए, और वो लेकिन एट द सेम टाइम राना साहब, इससे पहले भी इसी हुकूमत के आने के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, उसमें जो फैसले किए गए थे उन पर कोई खास अमल दरामद हुआ नहीं। आई वंडर कि इस मरतबा क्या होगा। हम पीपल्स पार्टी की आप बात कर रहे थे तो उसी पे जान लें। पीपल्स पार्टी अभी कहती है, अभी गुमगू किसी सूरत हाल है, कैफियत है कि बिलावल इसमें जाएंगे नहीं जाएंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से पहले पार्लिमानी पार्टी का अजलास होना है पीपल्स पार्टी का, तो ये लास्ट मिनट पे क्यों रखा गया है सारा कुछ? आप समझते हैं कि इसके पीछे कोई मसलहत हो सकती है? I'm sorry, मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई आपके सवाल की। Can you hear me, राना साहब, now? Can you hear us now? बिल्कुल नहीं आई, आप दोबारा कर लेंगे? जी आपको अब आवाज आ रही है क्लियर? हमारी लाइन जो है गालिबन डिस्कनेक्ट हुई है, विल कनेक्ट हिम अगेन, और उसके बाद जो है हम दोबारा से उनसे बात करेंगे। बड़ी अहम बात है ये भी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया है कि बिलावल ऑल्दो पूरी की पूरी नून लीग जारी है आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, और जरदारी साहब के बड़े दोस्त भी हैं मौलाना साहब, तो बिलावल जाएंगे आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कि नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा जी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, उसके बाद ये फैसला करेंगे। बिल्कुल ही लास्ट मिनट पे फैसला करने का क्या मकसद हो सकता है? राना साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे आप दोबारा राना साहब, वी वर ट्राइंग टू आस्क यू कि इससे पहले भी वैसे इस हुकूमत में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, हम ये नहीं कहते कि ये इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन पहले की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंसेस का कोई खास नतीजा निकला नहीं था, जो फैसले किए गए थे वो भी कहीं बीच में ही है। लेकिन आज पीपल्स पार्टी अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि बिलावल इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस APC और नॉट। पार्लिमानी पार्टी का उनकी इजलास होना है, उसमें फैसला किया जाएगा, तो बिल्कुल लास्ट मिनट क्यों रखा गया है? व्हेन पूरी नून लीग इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ APC, तो बिलावल को तो ऑटोमेटिकली जाना ही चाहिए था। ये बात बिल्कुल सही है आपकी, और मेरा ख्याल है कि अगर बिलावल नहीं जाते हैं, अल्टीमेट फैसला ये होता है, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने बताए थे, क्योंकि आपको याद होगा कि बिलावल साहब की अफ्तारी थी जिसके ऊपर ये सारे फैसले किए गए थे, और वहीं पे ये सारा इकट्ठ हुआ था, और उसके अंदर अख्तर मेंगल साहब भी थे, जमात इस्लामी भी थी, उस वक्त PTM के जो 2 MNAs थे वो भी थे, और काफ़ी बड़ी गैदरिंग थी। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो साहब नहीं जाते हैं तो बहुत ही सरप्राइजिंग भी होगा, और एक लिहाज से ये एक सेटबैक भी होगा इनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए। लेकिन अब्दुल्ला, दोबारा मैं वो बताऊंगा आपको कि अगर हम अमूमी सूरत हाल देखते हैं मुल्क की इस वक्त, हालांकि इमरान खान की हुकूमत बहुत कोशिश कर रही होगी अपने तय कि वो माशियत को ठीक कर सके और पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे ला सके, लेकिन बुनियादी बात यह है कि APC का होना ये बात इंडिकेट करता है कि मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत बढ़ेगा, अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। एक सूबे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, एक सूबे के अंदर बहुत पावरफुल है PMLN, ये 2 मेन सूबे हैं, इनकी लीडरशिप अगर मिल के कोई भी फैसला करती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो कौमी सतह पे होगा, उसका इम्पैक्ट जो है वो रीजनल होगा, उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल भी जा सकता है। तो हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है कि वो अगर कोई सियासी कंसर्न है तो उनको ज़रूर एड्रेस करे और कोशिश करे कि इस तरह की जो हरारत है सियासी टेम्परेचर में वो कम हो, बढ़े ना। अच्छा राना साहब, एक और बात जिसके बारे में लोग भी जानना चाह रहे हैं कि जब से हुकूमत आई है काफ़ी बार, 1 से ज़ायद मरतबा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, हर मरतबा उनमें कोई फैसले जो भी हुए उन पर कोई अमल नहीं हुआ, तो इस पर ऑब्जेक्टिव APC का क्या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, क्या पाया जा सकता है इसमें से? बजट के हवाले से आप बता दें, एक्सपेक्टेशन क्या रखी जाए फ्रॉम दिस APC? देखिए, ओवरऑल जो सूरत हाल है, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी कह रहे हैं कि मुल्क इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है। आप इकोनॉमिकली बहुत आपकी GDP श्रिंक हो गई है, आपका डॉलर जो है वो रुपी पैरिटी के साथ आप देखें किधर पहुंच गया है, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ड्रॉप हो गई है, आपकी महंगाई इन्फ्लेशन जो है बहुत बढ़ गई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिकेटर ज़्यादा हैं, आपको ओवरऑल अगर आप इकोनॉमिक देखें तो आपको सूरत हाल बहुत ख़राब नज़र आ रही है, ग्रोथ रेट आपका गिर चुका है। अब इन हालात में अगर आवाम की जो मुश्किलात हैं उसको आवाज़ नहीं मिलती, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आवाम के साथ कनेक्टेड हैं, बशमूल PTI के, पीपल्स पार्टी के, PMLN के,
अगर वो उस प्लेटफॉर्म उनको नहीं देती हैं, ये सहारा नहीं बनती है कि हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप सोचें कि वो जो वैक्यूम है वो किधर ले जाएगा इस मुल्क को। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की मजबूरी है। पहले ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे इस गवर्नमेंट के हवाले से तो नहीं, इतना अफ्तारी की मीटिंग का मुझे याद है, लेकिन एक तरह से आप देखें अमूमी तौर पे जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, आपके सामने पैनिक बटन दब चुका हुआ है। हम कर्ज़े मांग रहे हैं दुनिया से, हमने IMF से कर्ज़ा लेने के लिए जिन शराइत पे समझौता किया है वो काफ़ी सख्त है। ये नहीं कि उसमें कोई बदनीयती है हुकूमत की, लेकिन हुकूमत को नज़र आ रहा है कि इस मुल्क को चलाना, इसकी माशियत को चलाना बहुत ही एक अपहिल टास्क है। अब इसके अंदर ये तड़का लगा लें कि सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ जाए, और APC के अंदर फ़र्ज़ करें कि आज वो अनाउंस कर देते हैं कि भी हम हुकूमत के ख़िलाफ़ मरहलावार कैंपेन चलाएँगे, मिड टर्म इलेक्शन मांग लेते हैं, रेजिग्नेशन मांग लेते हैं, इन हाउस तब्दीली मांग लेते हैं, जॉइंट प्लेटफॉर्म का अनाउंस कर देते हैं कि आइंदा से इस प्लेटफॉर्म से कॉल होगी अगर हम नेशन वाइड स्ट्राइक पे जाते हैं, इस्लामाबाद के अंदर धरने का ऐलान कर देते हैं। ये मल्टीपल ऑप्शंस एंड इसका असर आपकी मशीयत पे और होगा। इट इज येट टू बी सीन कि क्या होता है आज की APC में। बहुत शुक्रिया आपका, राना जवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या फैसला, कोई एजुटेशन का फैसला किया जाता है, मीसाक की मईशत की जो बात हो रही थी उस पर कुछ डिसीजन हो जाता है, बजट को मंजूर नहीं होने देना ये तो अपोजिशन कहती ही है, उसके हवाले से क्या डेवलपमेंट होती है, या सेनेट की तब्दीली भी है एक मामला, क्या फैसले होते हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता उसका हम जिक्र कर रहे हैं। इस APC को ज्वाइन कौन करेगा, सबसे पहले तो यही सवाल है कि बिलावल जरदारी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये सब कुछ भी आज पता चल जाएगा। ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। अच्छा जी, अब बिल्कुल ज़रा इससे हटके कोई खबर जनाब, हमने आपको बताना है कि 2016 में सैमसंग ने अपने एक स्मार्ट गैलेक्सी नोट 7 की लॉन्चिंग के चंद महीने बाद ही बैटरी ज़्यादा गर्म होने की, आग लगने की, इनफैक्ट फ्लाइट में नहीं ले जा सकते थे। तो हर फ्लाइट में अनाउंसमेंट होती थी गैलेक्सी नोट 7 तो आप प्लीज़ बंद कर दें या वापस कर दें या छोड़ दें, वहीं पर ना जाएँ, तो वो फ़ोन वापस ले लिए थे। अब ऐसा ही मसला एप्पल के साथ अंदाजा लगाया जा रहा है। बिल्कुल जी, और एप्पल के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। और एप्पल ने सितंबर 2015 से फरवरी 2017 के दरमियान सार्फिन को बेचे जाने वाले मैकबुक प्रो लैपटॉप्स इसी तरह की शिकायत के बाद वापस मंगवा लिए हैं, और सार्फिन की तरफ से शिकायत आ रही हैं कि मैकबुक प्रो की बैटरी भी गैलेक्सी नोट 7 की तरह ओवरहीट हो जाती है। सवाल ये है कि अगर आपके पास भी वो मैकबुक प्रो है जो 2015 और 17 के बीच में आपने लिया होगा, तो क्या आप वापस कर सकते हैं? पाकिस्तान में ये चीज़ें काउंट होती हैं? एक आध ऑथराइज्ड फ्रेंचाइज डीलर्स हैं, अदरवाइज दैट्स अ बिग सेटबैक है। पाकिस्तान में एप्पल स्टोर नहीं है। हाँ, तो वो जो एक रेफरल्स टाइप है वो एजेंट्स, मतलब वो एजेंट्स हैं, ऑथराइज्ड फ्रेंचाइज हैं यहाँ पर, लेकिन जो प्रॉपर एप्पल स्टोर होता है जो दुनिया के बाकी ममालिक में हैं, और इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कि जब उन्होंने कोई एप्पल की कोई आईफोन वगैरह कुछ भी लेना हो तो वो दुबई से लें, बिकॉज वहाँ अगर कोई ख़राबी हो जाए आपके फ़ोन पे, एटलीस्ट यू कैन रिटर्न इट ओवर देयर एंड गेट अ न्यू वन, जो कि बहुत लोगों ने एक्चुअली किया भी है। मुझे लगता है मुझे भी करना पड़ेगा, मेरा ओवरहीट होना स्टार्ट हो गया, साइन आ जाता है लिखा हुआ ऊपर, जो कि आज तक मैंने ज़िंदगी में ऐसा साइन नहीं देखा। आपको पता है ना कि आई एक्चुअली रिप्लेस्ड माय फोन विद अ न्यू वन। हाँ, वही दुबई में जो आपने कराया था, बिल्कुल। सो पीपल आर डूइंग दैट। हमने आपको दोबारा से याद दहानी करानी है कि अब वैसे अब तक आपको याद हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो बहुत ज्यादती होगी। 18वें लक्स स्टाइल अवार्ड्स होने जा रहे हैं। एक हफ्ता, ये जो रवा हफ्ता है ना, बस ये हफ्ता है, इसमें आप वोट कर सकते हैं अपने पसंदीदा अदाकार और अदाकाराओं और गुलकाराओं को। तो लिहाजा ऑल यू हैव टू डू इज, बड़ी अच्छी आपने बात की, ऑल यू हैव टू डू इज लॉग ऑन टू दिस वेबसाइट www.luxstyle.pk और उस पे जाएं और बस अन्नी मचा दें, वोट करें whoever you want कि इसी को जीतना चाहिए, बिकॉज यू लाइक दैट एक्टर या दैट सिंगर, तो उनको आप वोट करें, जितवाएं भाई। दिस ईयर लक्स अवार्ड्स आर गोइंग टू बी बिगर एंड बेटर जियो के इश्तिराक से। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास मैं चाहता था कुछ सारा हल्का फुल्का हो, लेकिन अभी एक और खबर आ गई है हमारे पास, लेकिन ये बताना बड़ा जरूरी। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान की तकर्री पर इत्तफाक करने में एक्चुअली हो गए हैं नाकाम। मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहा है, अहम डेवलपमेंट है। सियासी रहनुमाओं की मुशावरत और मुफाहमत की नाकामियाँ बढ़ती ही जा रही हैं। वज़ीर आज़म के मुअव्विन खुसूसी नईम उल हक ने कहा कि सिंध और बलोचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती से मुताल्लिक बनाई गई पार्लिमानी कमेटी डेडलॉक का शिकार है। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान भी इत्तफाक राय नहीं हो सका है। आइन खामोश है, अब सुप्रीम कोर्ट बताए कि क्या किया जाए। वज़ीर आज़म साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो पाया इन सीटों के हवाले से,
फिर हमने क़वानीन के मुताबिक एक कमेटी बनाई कौमी असम्बली में। एक हमारी कमेटी थी, एक अपोजिशन की। उनके भी मुज़ाकरात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ कि सिंध से या बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन का कौन मेंबर होना चाहिए, और जो आइन है इस बारे में बिल्कुल खामोश है। तो इस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं रहा बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के सिंध से रुकन अब्दुल गफ्फार सुमरो और बलूचिस्तान से शकील अहमद बलोच 26 जनवरी को रिटायर हुए थे। आइन के मुताबिक 45 दिन में अरकान की तकर्रुरी के जो हैं वो नाम लाजिम है कि उनके दे दिए जाएं, जिसके लिए वज़ीर आज़म कायदे इस पे इख्तलाफ के मशवरे से नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजते हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन के अरकान के नामों पर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफाक़ राय तो दूर की बात, बराह रास्त राब्ता ही नहीं हो सका। इसी के बारे में हम जरा मजीद बात करेंगे। फाफिन के रुकन सरवर बारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका बारी साहब। बारी साहब, इलेक्शन कमीशन को गैर मुतनासिब बनाने के लिए ही ये ज़रूरी है, ज़ाहिर है कि हुकूमत और अपोजिशन इनके मेंबरान का इंतखाब इत्तफाक़ राय से कर लें, लेकिन ये तो नहीं हो सका। अब इसे सियासी क़यादत की नाकामी समझें या और कुछ कहें? यकीनन मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसकी ये बहुत बड़ी नाकामी है कि वो 6 माह गुजर जाने के बावजूद जो है वो नामों पर इत्तफाक नहीं कर सके। ना सिर्फ के लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर साहब, बल्कि जो कमेटी है वो भी मिल चुकी है और इसके बावजूद कोई पेशरफ्त नहीं हुई। माजी में भी यही होता रहा है। तो इसलिए हम समझते हैं कि ये जो पाकिस्तान के अवाम है उनका पहले ही जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो है हमारे सियासतदान। अच्छा बारी साहब, ये भी बताइएगा कि अब हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन वाले मसले का हल लेने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इस सूरत हाल में क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक दफ़ा के लिए ये तय करेगी या मुस्तकबिल का तरीक़ेकार तय हो जाएगा? इसी के थ्रू क्या नज़र आ रहा है आपको कि क्या होगा? क्या नहीं, मुझे ये लग रहा है कि ज़ाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट पास ही जाना पड़ेगा। अगर दोबारा मीटिंग कॉल कर लें तो ये बहुत अच्छा होगा। जो पार्लियामानी कमेटी की अजलास है वो दोबारा होना चाहिए और इत्तफाक़ राय के ज़रिए इसको कर लिया जाए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट पहले भी बहुत मुस्बत तरीके से इसको मसले को हल करवा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूर कहेगी हुकूमत को और अपोजिशन को कि पार्लियामेंट अपनी जो वक़्त है, उसका जो अपना वक़ार है वो ख़ुद ही खो रही है। तो फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी तो कुछ अदारे जो है उनकी अहमियत और बाकी अदारों की अहमियत कम। थैंक यू सर बारी साहब, आपने वक्त दिया। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। ज़मीन में अभी हम आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाना चाहते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। यू विल लव इट व्हेन यू सी दिस कि क्या हो रहा है। आज गाड़ियों की पार्किंग में अगर मोटरसाइकिल खड़ी करना या मोटरसाइकिल पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना आम सी बात है, कोई मुख्तलिफ बात हमारे यहाँ तो लाजिम व मलज़ूम है। हाँ, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत ही हो जाता है, लेकिन जो यहाँ हो रहा है वो हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही। अब तो दुनिया इतनी आगे निकल गई है कि कार पार्किंग में जहाज पार्क होने लगे हैं। जी हम सही आपको बता रहे हैं, ज़रा ये आप देख भी लें। और ये काम हुआ है वाशिंगटन में, जहां तैयारे बनाने वाली कंपनी बोइंग ने अपने तैयारे कार स्टाफ कार पार्किंग में खड़े कर दिए। भाई अंदर जहां हैंगर होता है वहां जगह खत्म हो गई थी, तो यहाँ जहां एम्प्लॉयज़ की गाड़ियां खड़ी होती हैं उन्होंने कहा कि वहीं पे हम पार्क कर देते हैं, कोई बात नहीं। बोइंग 737 मैक्स चार्ट तैयारों को कुछ अर्से पहले 2 खतरनाक हादसा की वजह से सेफ्टी क्लियरेंस के लिए ग्राउंड किया गया था और जब तक कि क्लियर नहीं होते इन्हें गाड़ियों के साथ स्टाफ की पार्किंग तो बेसिकली अभी उनको वो क्लियरेंस नहीं मिली, तो इधर ही सही। हाँ। लेकिन लोगों को क्या लगता होगा वो अपनी छोटी सी मिनी निकाल रहे हो, मैंने साथ इतना बड़ा जहाज खड़ा जो है ना एक फायदा मैंने निकाला है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी यहाँ जितनी गर्मी होती है हम सब लोग दरख्त ढूंढ रहे होते हैं, दरख्त लगाते नहीं हैं, इसके विंग्स के नीचे पार्क कर दो ताकि जब गाड़ी में वापस आके बैठे तो माशाल्लाह गाड़ी तंदूर ना बनी हुई हो और आप बैठते ही आपकी चीखें ना निकलें। हाँ, बहुत ही गर्म होता है वैसे आजकल गाड़ी में बैठना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा जी, एक और खबर और आपको बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने एतराफ़ किया है कि गूगल को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की इजाज़त देना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। देखिए रेट्रोस्पेक्ट लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। आज एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जिस मंजिल पर पहुंचा है उस पर माइक्रोसॉफ्ट पहुंच सकता है। बिल गेट्स का कहना है कि इससे कंपनी को $4 खरब का नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो व्हाट एल्स इज ही अप टू? हाँ, बट कहने का मतलब है जब आपके पास इतने ऑलरेडी खरब हों और कंपनी भी खरबों में हो तो 2-4 खरब निकल भी गए तो व्हाट्स विद द खरब?
मतलब एक बड़ी सिंपल सी ये मैथमेटिक्स है, इसीलिए हमारे पास खरब नहीं है। मैंने बात ही नहीं करनी इस बारे में। अच्छा, हम मेरा ख्याल है एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम एक ऐसे मेहमान से आपको बात नहीं करनी होती तो हम जल्दी से खरब और एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत से हमें आपकी मुलाकात करानी है। सुरेश बड़ाइच साहब ने एक जापान जाके प्रोग्राम किया, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन जिनका तर्ज ज़िंदगी बहुत ही लग्जूरियस वहाँ पर था, और हम भी देख के मेस्मराइज हो गए कि भाई क्या ब्रांड्स और क्या गाड़ियाँ और क्या शौक। और तभी हमने सोच लिया था कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर हम भी उनसे बात करेंगे। तो हमने उन्हें खुसूसी तौर पर कराची बुला लिया है। राना आबिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये अब बहुत दूर, बहुत आगे निकल चुके हैं। 23 सालों से राना साहब आप रह रहे हैं जापान में। जापान में कहाँ? जापान में नागोया सिटी, बेसिकली टोयोटा गाड़ियाँ जहाँ बनती हैं ना, एक्चुअली वो मेरा शहर है। यानी सही जगह आपने ढूंढ ली, क्योंकि आपका बिजनेस भी ट्रक्स का है। तो आपने कहा कि गाड़ियाँ शाड़ियाँ इर्द-गिर्द होनी चाहिए। बड़ी क्यूरियोसिटी है हमें आपकी, क्या वहाँ ज़िंदगी गुजर रही है, वो तो हमने देखा भी और आपसे बात भी करेंगे। लेकिन आप बड़ी छोटे उम्र में होंगे जब आप जापान चले गए। जापान मतलब इंसान यूरोप जाने का सोचता है, लंदन जाने का सोचता है, अमेरिका जाने का सोचता है। जापान में क्या अट्रैक्शन नज़र आती है एक यंग आदमी को कि वो वहाँ चला जाए? देखें कि जब इधर थे तो जापानीज़ बाइक, होंडा, यामा, सबसे पहले घर में जो फ्रिज आया वो तोशिबा का था। अच्छा, सही है ना? तो शुरू से रग़ब था जापानीज़। हाँ, तो वो टीवी आया जब वो ब्लैक एंड वाइट होता था, 5 मिनट बाद वो चलता था, तो वो भी जापानीज़ था। हाँ। तो इसलिए वो हुआ कि ये टेक्नोलॉजी इधर थोड़ा सा जाना चाहिए, ध्यान दिया कि क्या। और फिर आप चले गए और वहाँ पे आपने कामयाबियों के झंडे गाड़े। बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, अभी हमें ब्रेक में बता रहे थे, मैंने कहा अब तक तो आप जापानीज़ पासपोर्ट ले चुके होंगे या जापानीज़ नेशनलिटी आपने हासिल कर ली होगी। उन्होंने कहा नहीं, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी और मैं इसी धरती से गया हूँ और इसी धरती पे वापस आकर यहीं पे रहना चाहता हूँ, बसना चाहता हूँ। और 3 दफ़ा इन्होंने नेशनलिटी रिजेक्ट की, ऐसे ही कैसे, ये क्या हुआ एग्जैक्टली, वाई, इसकी रीजंस कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? वो कोई इतनी खास रीजंस नहीं है। मैं तो आई लव टू माई कंट्री, प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी मैं बताता हूँ उनको कि मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है ना? तो ये है कि इधर आके वापस दोबारा इसी मुल्क में रहना चाहता हूँ। यही मेरा वतन है, यही मेरा घर है। तो अच्छा राना साहब, ये आपसे जानना चाहते हैं आपके अभी कितने एम्प्लॉयज़ हैं? आपका बड़ा बिजनेस है अगर मैं और उन एम्प्लॉयज़ में से पाकिस्तानी हैं नहीं हैं? यहाँ पे जो नौजवान हमें देख रहे हैं, आपको पता है हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हैं। लोग अगर जापान जाएँ लीगल तरीक़ों से तो वहाँ पर है स्कोप बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए? बहुत ज़्यादा स्कोप है जी। तो अभी तो हम कोशिश भी कर रहे हैं कि इधर पाकिस्तान से जो यंग जनरेशन है उसको ले जाके उधर उनको लैंग्वेज 6 महीने का कोर्स है, तो उसके बाद उनको इस वक्त उनके पास लेबर नहीं है। अच्छा। हाँ, जब जापानी ख़त्म हो रहे हैं। हाँ, वो इतना उनकी आबादी भी उस तरह नहीं बढ़ रही, और बूढ़ों की आबादी हमने सुना है कि वहाँ बहुत ज़्यादा है। 3.5 करोड़ जो है ना, वो 90 साल से ऊपर वो और माशाल्लाह उनकी बड़ी लंबी जिंदगियां भी होती हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल जो है वो भी है आसान, और दे आल्सो टेक केयर ऑफ देयर लाइव्स आल्सो। लेकिन यहाँ बड़े इंटरेस्टेड हैं लोग कि अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो, मुश्किलात हैं पाकिस्तान में, तो किस किस्म के लोग आप देखते हैं? स्किल्ड लेबर हो, किस किस्म का स्किल हो जिनको ज़्यादा चांसेस हैं कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें वहाँ? देखें, किसी भी प्रोफेशन में कोई भी बंदा आके उधर वो कर सकते। मेन है लैंग्वेज। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो हमने उनसे सीखी है कि वो अगर उनको अंग्रेज़ी आती भी होती है तो वो नहीं बोलते, वो कहते हैं हमारी ज़ुबान में बात करो। दूसरा अपना कल्चर, फ्रेंच की तरह। हाँ, दूसरा अपना कल्चर, फख्र महसूस करते हैं अपनी ज़ुबान, अपने कल्चर में। हमें भी यही करना चाहिए। अगर आपने जापान जाना है तो आप यहाँ पे भी जापानीज लैंग्वेज के कोर्स होते हैं, वो करके आप जाएं। लेकिन ये बताएं कि पाकिस्तानियों का कल्चर और जापानीज कल्चर, ये हमें पता है कि दोनों ज़रा फैमिली ओरिएंटेड हैं, और क्या चीज़ें सिमिलर हैं दोनों में? आप 50-60 साल पीछे चले जाएं, हमारा कल्चर और उनके कल्चर में कोई खास फर्क नहीं है। अच्छा, हाँ। यानी हमारा जो अब तो थोड़ा सा अभी तो वो उनमें भी अमेरिकन सिस्टम थोड़ा सा आ गया, अमेरिका ने बहुत ज़्यादा वो किया। लेकिन 60-70 साल पहले पीछे चले जाएं तो वही फैमिली वैल्यूज़ जी, और वो शादियाँ भी जी जो थी वो अरेंज वो होती थी। अच्छा, अब ज़रा जो है ना सब बातें छोड़ दें, क्योंकि मैं जितनी भी बातें कर लूँ मेरी नज़र जो है ना इनके गोल्ड कॉलर
और इनकी जो नेक टाई और उसके बाद लूबुटॉन का जो इन्होंने तावीज़नुमा पहना हुआ है, जो कि मैंने ब्रेक में पूछ भी लिया कि ये आपने क्या पेंडेंट पहना हुआ है। उन्होंने कहा लूबुटॉन को मैंने कहा कि मुझे तावीज़ डालना है, उन्होंने मुझे बना के दिया। ये थोड़ा सा ये आगे करेंगे, हमारे इस कैमरे में नजर भी आ जाएगी। दिस इज इट। और ये खोला जाता है, ये पूरा ऐसे स्क्रू ऑफ हो जाता है और इसके अंदर आप तावीज़ रखें, जो भी रखें, लेकिन ऑब्वियसली राणा साहब का ये पैग यही था और कि ये कस्टमाइज बनाया है लूबुटॉन ने इनके लिए। और उसके बाद क्रिस्टियन लूबुटॉन के इन्होंने जूते पहने हुए हैं और माशाल्लाह ये फैशन सेंस और ये गुची की शर्ट यहाँ पे भी थी या फिर वहाँ जाके आई? ये तो इंसान के अंदर होती है ना कि यहाँ पे भी थी। हाँ, शौक। हाँ, तो फैशन का जो है ना वो कोई मीनिंग्स नहीं होते। वो बंदा वो इनसाइड आपके होता है कि जो चीज़ आपने पहनी वो आप जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो दुनिया को भी अच्छी लगनी चाहिए। नहीं, अच्छी लग रही है। अच्छा देखिए, ये हमें पहले भी हमें बताया गया है कि जो जापानीज लोग बड़े कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे वेयर, ब्रांड्स खास तौर पे कौन से होते हैं। अच्छा भी शूज हम क्रिस्टियन लूबुटॉन करते हैं। क्रिस्टियन लूबुटॉन आए भी थे ना पाकिस्तान एनसीए में, उन्होंने लाहौरी सैंडल्स भी निकाले थे, आपको पता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ब्रांड्स कॉन्शियस हैं जापानी लोग काफी। हाँ, काफी तो स्पेंड करते हैं अपनी लुक्स पे जी, अपने पहनावे पे। तो ये ऑलमोस्ट आप माशाल्लाह जो कमाते हैं, क्योंकि ये चीजें बहुत महंगी आती हैं साहब। हाँ, तो आप विजन देखेंगे वो इसी पे लगा देते हैं। ये है कि नहीं वो जो आपका एक विजन है ना कि मुझे ये चीज़ ऐसी बना के दें, ठीक है ना, वो आपको बना के देते हैं। अच्छा, ये चीजें आप कस्टमाइज कर देते हैं, ऑफ द रैक नहीं उठाते। मुझे ये जरा समझना है, क्योंकि ऑफ द रैक ही उठाने में आपकी आधी कमाई तो वहीं चली जाती है, लेकिन आप कस्टमाइज बनवाते हैं ज्यादातर चीजें क्या? जी, आप ऑर्डर करते हैं कि मुझे शूज भी हाँ कस्टमाइज ज्यादातर कस्टमाइज बनवाते हैं, क्योंकि उनकी प्राइस और ज्यादा होती है ना। फिर इट डजंट मैटर। अच्छा, इट डज नॉट मैटर। अब्दुल्ला, ये आपकी बात नहीं हो रही है, राणा साहब की बात हो रही है। और एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जो लोग जीते हैं वो इसी तरह ही करते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। कल मुझे एयरपोर्ट पे एक साहब मिले, वो ऑल कंपनी के डायरेक्टर थे, इरफान सिद्दीकी नाम था उनका। तो कहते कि आपका प्रोग्राम देखा हमने, सब बातें छोड़े, ये दुआएं ठीक हैं, लेकिन इनसाइड कोई आपके ऊपर आने की कोई टेक्निकल कोई ऐसा पॉइंट वो बताएं। मैंने कहा देखिए जी कि मैं मुसलमान हूँ, तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के लिए 10 दरवाजे रखे हैं, जिनमें 9 जो है ना वो बिज़नेस की तरफ जाते हैं और एक जो है ना वो सैलरी और दूसरे। कहते ठीक है जी, मैं समझ गए। देखिए, अब आपके लिए भी ये जवाब था, सैलरी वगैरह छोड़ो, बिजनेस की तरफ जाओ, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये गॉट इट। और ये बड़ी जबरदस्त चलें जी। आपको तस्वीरें भी कुछ दिखा रहे थे हम राणा साहब की। राणा साहब हमारे साथ ही हैं, अभी हम आपसे बातें करेंगे। एक खबर अभी मैंने जरा और पोस्टमार्टम करना है अबाउट हिज वार्डरोब। हमने ये रुमाल शुमाल और ये यकीन था अब्दुल्ला और ये सारी चीजों पे हमने बात करनी है, तो हम जरा आपको यहीं रखेंगे। और ऑब्वियसली हाउ कैन वी इग्नोर द हेयर स्टाइल, दैट्स वेरी कूल एज वेल। तो हमने इन सारी चीजों पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहते हैं, क्योंकि स्टाइल की बात हो ही रही है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, कौमी तराना तो आपको पता है, फिर कौमी खेल आपको पता है, कौमी जानवर, कौमी परिंदा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। और अब हमने एक और चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करानी है, वो है कौमी मूंछ। मेरी दोबारा से कहूँ, मेरी नहीं, पाकिस्तान में वैसे अगर हो कौमी मूंछ तो मेरी हो, लेकिन ये इंडिया में अभिनंदन की मूंछ जो है उसको एक्नॉलेज करने की बात हो रही है। भारतीय ऐवान ज़ेरी लोकसभा में कांग्रेस के पार्लिमानी लीडर अधीर रंजन चौधरी की कोशिश है कि विंग कमांडर अभिनंदन की मूंछों को कौमी मूंछ करार दे दिया जाए। सोशल मीडिया पर उनके बयान का खैर खूब मजाक में उड़ाया जा रहा है। कुछ जगहों पर अभिनंदन चाय ज़रूर मशहूर हुई है, लेकिन अब ये मूंछ को इंडियन नेशनल मूंछ का दर्जा देना, आई गेस इट विल बी अ लिटिल टू मच, टेकिंग इट टू फार आई वुड से। और वापस हम पे आए, मतलब यकीनन वो बहुत सी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, हाउ टू ऑनर देयर पायलट, जो कि बच के थैंक्स टू पाकिस्तान वापस चले गए। लेकिन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट ही डिड क्रैश हिज प्लेन, सो ही डिड फेल हिज मिशन। और वो दुश्मन मुल्क में लैंड कर गए। एग्जैक्टली, दुश्मन मुल्क में लैंड भी कर गए। ये तो बड़े अच्छे दुश्मन थे जिन्होंने वापस कर दिया। इसलिए हमें बड़ी अजीब ये बात लगती है कि आप उनको ऑनर करें उनकी मूंछ के साथ, कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो मूंछ रख ले, प्लीज़ ना करिएगा। लेकिन ये वहाँ एक मुहिम चली हुई है, हमने सोचा कि हम ज़रा आपको बता दें। अच्छा जी, राणा साहब अब ये बताइए कि यही बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बस यही पैग है, यही आपने माशाल्लाह बहुत दौलत कमाई है, ज़ाहिर है दौलत कमाई है तो आप इतनी इस तरह चीज़ों पे लुटा रहे हैं, लगा रहे हैं ना। आपकी कामयाबी का यही राज है या इसके पीछे किसी की दुआ कुछ और भी है, या मेहनत, या कुछ तो आप मुझे भी बताएं ना, हमें भी बताएं यहाँ बैठ के, क्या राज है आपकी कामयाबी? ये है कि बी प्रैक्टिकल। अच्छा, हाँ, मेरी कोई इधर वो स्कूलिंग नहीं है, तो
प्रैक्टिकल बंदे के लिए जो है ना, वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि पत्थर एक जगह पड़ा रहे वो पहाड़ बन जाता है। सही है। तो अपने काम से प्यार किया। और ज़िंदगी में जो छोटी छोटी मुश्किलात या टेंशन या परेशानियां या डिप्रेशन, ये आपको होता ही नहीं या होता है और आप आगे बढ़ जाते हैं? होता है, डेली गुड थिंग्स बैड थिंग्स भी आती हैं, लेकिन वो गुड थिंग्स जो होती हैं उनको रिमेंबर रखता हूँ, बैड थिंग्स को भूल जाता हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात की। यू हैव टू टेक इट इन स्ट्राइड। अच्छा होना, बुरा होना, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। और ऑब्वियसली अपने आप को आप जरा पॉजिटिव रखें और बेहतरी पे ज़्यादा आए। अच्छा, आपको पाकिस्तान के हालात, जब आप गए होंगे 23 साल पहले, तो शायद बेहतर ही होंगे। अब हमें जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो हमें यही बताते हैं कि बड़े अच्छे टाइम्स होते थे हमारे पास, अब ज़रा मुश्किलात आई हुई हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो होते हैं, इतने जापान में भी पाकिस्तानी हैं, आप दुनिया फिरते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं पाकिस्तान के लिए? हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं, बड़ा डिपेंड करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे कि मदद करो पाकिस्तान की, जो भी हो, मतलब पैसा भेजो या फिर अपनी सर्विसेज दो, इन वॉट एवर फॉर्म। पाकिस्तानियों में बाहर जो है पाकिस्तान से ये जज्बा है? ऑफ कोर्स उधर लोगों में है कि हमारा मुल्क कभी तो ठीक होगा। हम भी इसी उम्मीद पे होप पे बैठे हैं कि इंशाल्लाह कभी ये सिस्टम कभी ठीक हो। सिस्टम ही है। तो आप एग्जांपल आपको जापान की दूंगा कि वहाँ 80% इंपोर्ट है। हमारे पास दुनिया के अच्छे पहाड़ हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, हर चीज़ है। तो क्यों हम पीछे हैं? वाई? ट्रू। कोई एक चीज़ जो हम जापानियों से सीख सकें टाइम की पंक्चुअलिटी के अलावा? बेस स्कूलिंग, बच्चे वहाँ पैदल चल के जाते हैं। ये नहीं कि आप अपने बेटे को अगर बेंच में छोड़ने गए हैं और मैं आल्टो पे छोड़ने गया हूँ, तो वहाँ बच्चों के दिमाग जो बच्चे फरिश्ते होते हैं ना, तो वहाँ पे उनकी वो हो जाती है, ये अप एंड डाउन। यस यस यस। तो वहाँ ऐसा नहीं है? नहीं, वहाँ अमीर का बच्चा भी वैसे ही जाएगा, गरीब का बच्चा भी वैसे ही जाएगा। वो भी वैसे ही जाएगा, उनके बैग सेम होंगे और वो जो तोहफे एक दूसरे को देंगे वो भी लिमिटेड होंगे, मॉनिटर्ड होंगे। हाँ। कितनी इम्पोर्टेंट बात की है, क्योंकि कितनी बार हम ये जिक्र कर चुके हैं, आपको भी हम बताएं कि वो प्रेशर जो पेरेंट्स पे होता है, अच्छी एजुकेशन तो देना चाहते हैं, लेकिन अच्छी एजुकेशन का पाकिस्तान में मतलब ये है महंगे स्कूल में डालना। जब महंगे स्कूल में डालते हैं तो इर्द गिर्द जो आपके बच्चे कंटेम्प्रेरीज होते हैं, जो बड़े घरों से आ रहे होते हैं या फिर अमीर उनके बच्चे होते हैं, फिर बच्चे में, आपके बच्चे में वो एहसास कमतरी आ जाती है जब वो गिफ्ट वो नहीं दे सकता, जब वो बर्थडे पार्टी उस तरह नहीं कर सकता। तो ये बहुत एक लंबा तवील सिस्टम है जिस पे हम डिबेट करेंगे, लेकिन that we can learn जाते जाते हमने ये पेन की कहानी, जरा पेन दिखाइए और पेन की कहानी बताइए। मॉन्ट ब्लांक का ये पेन तो है, लेकिन इसके पीछे आप मुझे बता रहे थे कोई स्टोरी। जेम्स डीन है। अच्छा, तो एक्टर है अमेरिकन। जी जी बिल्कुल। जी जी। तो ये भी आपने खरीदा बनवाया? मतलब ये तो इसी तरह लिमिटेड, ये लिमिटेड एडिशन है उनका। जैसे मैं यूनिसेफ मॉन्ट ब्लांक बनाता है ना यूनिसेफ के लिए, तो वो भी एक चैरिटी होती है, उनको खरीद के आगे गिफ्ट करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, उन पे उस पेन पे सारी दुनिया का एक एक लफ्ज़ लिखा होता है, अलफ बे, और ये अरेबिक में और इंग्लिश और पूरी लैंग्वेज पूरी लिखी होती है। ओह वाओ, तो लवली। इसमें कुछ इसमें लिखा हुआ, लेकिन वो आपको नजर नहीं आएगा। वो हम चलिए, अभी हमारी वैसे शो का टाइम खत्म हो रहा है, तो उसके बाद हम जरा देख लेंगे। आते रहा करें और पाकिस्तानियों के लिए भी आप इसी तरह कुछ ना कुछ करते रहा करें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने का। वी आर श्योर यू लाइक्ड आवर गेस्ट टुडे। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। We'll see you same time, same place. Good morning. Have a great day. Allah Hafiz.